हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम पॉलिटी के अगले एपिसोड में बढ़ते हैं और देखते हैं चार्टर एक्ट 1793 का। तो चलते हैं दोस्तों, हम इसके बारे में मुख्य प्रावधानों को समझते हैं। चार्टर एक्ट की जो शुरुआत हुई है वो 1793 से लेकर प्रत्येक 20 साल पर इसको बढ़ाया जाता था। इस तरह से प्रोविजन इसी अधिनियम में किया गया था। तो अगला 1813 ईस्वी में आ जाएगा, फिर 1813 ईस्वी में आ जाएगा, उसके बाद 1833 में और उसके बाद 1853 ईस्वी में। तो दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं कि चार्टर अधिनियम की संख्या 4 है, जो 1793 से लेकर 1853 ईस्वी तक चला है। दोस्तों, हम लोग ये भी जान रहे हैं कि हम भारतीय संविधान के विकास के क्रम को ठीक से समझने के लिए हम संवैधानिक विकास को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके मुख्य प्रावधानों को अगर देखें तो इसमें ये बताया गया है कि ऐसा पहली बार हुआ कि राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग कर दिया गया। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग कर दिया गया। कंपनी को इस बात के लिए अधिकृत किया गया कि आप लाइसेंस, चाहे वो किसी पर्सनल व्यक्ति को या अपने कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी को व्यापार करने के लिए दे सकते हैं। मतलब ये लाइसेंस उसको प्रदान किया। इसमें इस तरह के बात लिखा हुआ था कि कंपनी इस बात के लिए अधिकृत होगी कि लाइसेंस चाहे व्यक्तिगत या कंपनी के कर्मचारियों को दे सकती है। ये GO भी उसके ऊपर पावर लिखा हुआ है, शॉर्ट में गवर्नर लिखा हुआ है दोस्तों। तो गवर्नर अपने काउंसिल के जो निर्णय हुआ करता था उसमें मॉडिफाई या चेंजिंग कर सकता था, या उसकी शक्तियों का विस्तार आप मान सकते हैं। दोस्तों, तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति होती थी वो अब रॉयल अप्रूवल, मतलब कि जो राज परिवार इंग्लैंड में थे, ब्रिटेन में थे, अब उनसे अप्रूवल लेना आपको जरूरी हो गया है गवर्नर जनरल की नियुक्ति में। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल को अधिक शक्ति प्रदान किया गया कि आप मद्रास और बम्बई के केस के संदर्भ में आप उसको देख सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। विस्तार जो की गई थी वो अगले 20 साल के लिए की गई थी। एकाधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो दोस्तों, मैं आपके साथ शुरू में ही बात किया था कि ये चार्टर एक्ट के माध्यम से ये भी प्रावधानित किया गया था कि प्रत्येक 20 साल पर अधिनियम लाए जाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को, एकाधिकार को आगे बढ़ाया जाएगा। अगला बात लिखा हुआ है दोस्तों, गवर्नर जनरल के जो काउंसिल के जो सदस्य थे, पहले कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, लेकिन इस बात से प्रावधान किया गया कि नहीं, कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य नहीं होंगे। दोस्तों, ये BOC लिखा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ है। ये एक प्रकार का निकाय था, पिछले वीडियो में हम आपके साथ शेयर किए थे। तो इसमें लिखा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो स्टाफ होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, उसकी जो पे की जाएगी, उसकी जो पेमेंट होगी वो इंडियन रेवेन्यू, भारतीय राजस्व से माने की जाएगी। 5 लाख पॉइंट की व्यवस्था मतलब की गई थी इंडियन रेवेन्यू से इन सबको पेमेंट देने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग चार्टर एक्ट 1793 के बारे में सारे प्रावधानों को देखा है।
नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि 1793 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। तो दोस्तों, अब हम लोग की अगली बारी चार्टर एक्ट 1813 के मुख्य प्रावधानों को समझना है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार थी वो अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान देना हो कि इसमें व्यापारिक एकाधिकारों को बढ़ाया तो, लेकिन आंशिक रूप से यहाँ कम भी कर दिया गया। और आंशिक रूप से कम करने के बाद तो बहुत सारे अधिकार इसको छीन लिए गए। लेकिन चाय वाला व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था वो लगातार ये मेंटेन रख सकते थे। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दिया गया। अगला बात है दोस्तों कि ईसाई मिशनरी ये लोग भारत आते थे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे ताकि धार्मिक रूप से वो हमारे मानसिकता में गढ़ जाए और इसे आसानी से गुलाम बनाया जा सके। पश्चिमी शिक्षा का विस्तार यानी कि अंग्रेजी का विस्तार, इसमें सबसे पहले मैंने इसका नींव देख सकते हैं आप, इसका मतलब आप आधार देख सकते हैं। इसमें भारतीय शिक्षा के विकास में सबसे पहले इन्होंने 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही थी। वो पाउंड में ही होगा सर। भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख मतलब वार्षिक रूप से खर्च करने की बात इसमें कही गई थी। बहुत ध्यान दीजिएगा भैया, देखिएगा यहाँ पे क्या है कि स्थानीय सरकार को यह अधिकार दिया गया कि आप खुद टैक्स वसूल सकते हैं और जो नहीं पे करेगा उसको आप दंड भी दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देसी रियासतों को या कहीं कि स्थानीय सरकारों को एक प्रकार से एक ऑफर दिया गया कि आप इस तरह से कर सकते हैं। सबसे ये वाला खतरनाक है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मुक्त व्यापार की जो नीति इन्होंने अपनाई, इससे भारत को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन किया करती थी, मतलब व्यापार किया करती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इंडिया आकर के ट्रेड कर सकती थी। तो इस तरह से भारत में आर्थिक शोषण बढ़ने लगा। तो ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था और वहाँ के लिए सकारात्मक पॉइंट है इंग्लैंड की नज़र से, लेकिन हमारे लिए ये नुकसानदेह है सर। तो दोस्तों, हम 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में इसके मुख्य प्रावधानों को देखा। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ था। उसके संदर्भ में हम लोग पिछले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, बीच में हम लोग 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। अब हमारी अगली बारी है चार्टर एक्ट 1833 के मुख्य प्रावधानों को पढ़ने की। तो दोस्तों, इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली वृहत रूप में कवर किया गया है। हमें लगता है कि लगभग सारे एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट अवेलेबल हो सकता है। हमारी कोशिश होगी कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्ज़ामों के में जो पॉलिटी पूछे जाते हैं उसके सवाल को आसानी से डील करना। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं कि इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे। सर, पहले तो आप ये देख रहे हैं कि गवर्नर जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर ऑफ बंगाल जो लिखा हुआ है, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम व्यक्ति विलियम बेंटिक थे। इन्हें सिविल नागरिक
और मिलिट्री यानी कि सैन्य, ये दोनों तरह के अधिकारों से विहित किया गया था। इनको वेस्टेड इनके अंदर था पावर कि आप सिविल और मिलिट्री देख सकते हो। एक बार और दोस्तों, यहाँ पर दास प्रथा लिखा हुआ, शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ लिख देते हैं दास प्रथा को कम करने का प्रयास करेगा भारत के गवर्नर जनरल, ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया था। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक कंपनी हुआ करती थी, मतलब व्यापार करने वाली संस्था थी, लेकिन इसे अब प्रशासनिक निकाय मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में चेंज कर दिया गया है। 1813 में दोस्तों हम लोग देखे थे कि चाय और चीन का उसको व्यापार करने की आज़ादी थी, लेकिन 1833 में इसे भी समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब पूर्ण रूप से पूछे कि वाणिज्यिक कंपनी के रूप में इसका कार्य जो समाप्त हो गया, तो बोलेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से इसे समाप्त कर दी गई। फुल्ली रूप से 100% डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ये बन गया, प्रशासनिक निकाय बन गया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अटेम्प्टेड लिखा हुआ है कि ये पहली बार यहाँ खुली जो प्रतियोगिता है, ओपन कंपटीशन है, जो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए होता है, उसके लिए पहली बार मतलब ये एग्ज़ाम कराने की तैयारी की गई थी, कोशिश की गई थी, लेकिन ये फेल हो गया था, ऐसा नहीं हो पाया था। कोई कारण था, जैसे एक निकाय थी, उन्होंने इसको मना कर दिया था, बोले कि अभी हमारे लिए उचित समय नहीं। तो ये कहने का मतलब आपसे जीके ये बन गया कि ओपन कंपटीशन को सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1833 का। दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इंडियन लॉ कमीशन, भारतीय विधि कमीशन आयोग का लीजिए, भारतीय विधि आयोग की जो गठन हुई थी 1834 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुई थी। इसकी जो गठन की मुख्य जो उद्देश्य आप कह सकते हैं कि हिंदू जो नियम है ना, उसको कोडिफाई करना, उसको एकीकृत करना, उसको एक जगह लाना। ये इंडियन लॉ कमीशन 1834 में इसका गठन, इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने किया था, ध्यान रखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये फाइनल स्टेप है केंद्रीकरण की ओर, सेंट्रलाइजेशन का मतलब केंद्रीकरण की ओर। कहने का मतलब हुआ कि मद्रास और बम्बई में जो पावर एंजॉय कर रहे होंगे, उसके पावर को ले लिया गया और भारत के गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक बने, उनको ये पावर दे दिया गया। यहाँ पर लीगलाइज लिखा हुआ है दोस्तों। लीगलाइज करने का मतलब ये कानूनी रूप से जो ब्रिटिश का जो उपनिवेश था वो दे दिया गया। जैसे आप देख सकते हैं, वाणिज्यिक कंपनी के रूप में इसके शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रशासनिक निकाय में इसकी एक जर्नी स्टार्ट की गई। तो कहने का मतलब है कि एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त रूप से कह सकते प्रशासनिक निकाय था, लीगलाइज एक बॉडी बन गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगली बात हम लोग देखते दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया, भारत का जो गवर्नर जनरल था वो, उनको विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर उनको था कि पूरे भारत के ऊपर वो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, रेगुलेशन 1833 से पहले जितने भी अधिनियम बने उसको रेगुलेशन कहा गया, विनियमन कहा गया। और 1833 में जो अंडर दिस एक्ट करने का मतलब इस एक्ट में जो बना उसको एक्ट के नाम से, अधिनियम के नाम से जाना गया। तो दोस्तों इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो अमेंड कर सकते हैं, रिपील मैंने कोई चीज़ हटाना, अल्टर कर सकते, उसको बदलने, भारत के कोई भी जो नियम होंगे उसको बदलने का दम रखते थे या उसको पावर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो देखें दोस्तों, हम लोग इनके एक बात और हम अलग से बताना चाहेंगे, लगता है पॉइंट वो छूट रहा है।
इसमें 20 साल के लिए पुनः मतलब बढ़ा दिया गया था कि आप एक प्रशासनिक बॉडी के रूप में आप फिर 20 साल काम कर सकते हैं। वाणिज्यिक कहना गलत होगा क्योंकि वाणिज्यिक के रूप में इनकी शासन समाप्त कर दी गई, तो प्रशासनिक निकाय के रूप में ही 20 साल के लिए मतलब इसके पीरियड को बढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में या ब्रिटिश जो उपनिवेश इंडिया था उसके संदर्भ में व्यापक परिवर्तन किया गया था। तो हमारे लिए ये बहुत काम का हो जाता है। जीके में बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रथम गवर्नर कौन था, वाणिज्यिक वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। इसमें जितने भी पॉइंट है लगभग सारे पॉइंट हैं। और आपको दोस्तों मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंच पाए। अगर कोई सजेशन हो दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों।